Hello everyone, welcome to Dynamic Study. This is your previous year question series for electronic science students and आज हम कवर कर रहे हैं दिसंबर 2019 क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन जो हमने लास्ट वीडियो में कवर करे थे एंड कुछ क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आज हम कवर करेंगे। ये हमारी क्लास 9 है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर हेटेरोस्ट्रक्चर। सो हमें कुछ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस गिवन है एंड हमें ये बताना है कि कौन से जो डिवाइसेस है वो हेटेरोस्ट्रक्चर के हैं। तो हेटेरोस्ट्रक्चर मतलब क्या होगा, मल्टी स्ट्रक्चर। सो मल्टी स्ट्रक्चर एंड हेटेरोस्ट्रक्चर जो होती है वो उन सब में हेटेरो जंक्शन कंपलसरी होता है कि उसमें हेटेरो जंक्शन जो होता है वो हेटेरो होता है। तो हेटेरो जंक्शन क्या होगा कि ये एक वो जंक्शन होता है जो दो डिफरेंट सेमीकंडक्टर्स के बीच का जंक्शन होता है एंड इन दोनों जो मतलब इसका क्या मतलब होगा, दो अलग अलग टाइप के सेमीकंडक्टर्स है यानी इनका जो बैंड गैप होगा वो भी अलग होगा। ओके, सो हमारे पास फर्स्ट अगर हम देखेंगे HEMT। सो HEMT जो है वो एक हेटेरोस्ट्रक्चर डिवाइस है। सो इसको मैंने ब्रीफली अपने क्विज वीडियोस में बताया है। ओके, सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो जाके देखिए। सेकेंड इज मोड FET। सो मोड FET भी एक टाइप का हेटेरोस्ट्रक्चर है। ओके, थर्ड इज UJT। सो UJT स्टैंड फॉर यूनियन जंक्शन ट्रांजिस्टर। सो यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड ये जो है नेगेटिव रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है, तो ये जो है वो हेटेरोस्ट्रक्चर नहीं है। फोर्थ इज गन डायोड। तो गन डायोड भी एक हेटेरोस्ट्रक्चर नहीं है। तो A एंड B जो होगा वो दोनों ही हेटेरोस्ट्रक्चर है, मतलब A एंड B जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन 1 जो होगा वो आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ कैरी, ऑक्सिलरी कैरी एंड पैरिटी फ्लैग्स आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉलोइंग सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। सो हमसे दो इंस्ट्रक्शन गिवन है, हमें एक सेट गिवन है इंस्ट्रक्शन का। हमें ये बोला है कि इस इंस्ट्रक्शन को इम्प्लीमेंट करने के बाद हमारा जो कैरी, ऑक्सिलरी कैरी एंड पैरिटी फ्लैग जो होगा उसमें उसका क्या स्टेटस होगा। ओके, सो सी इसको हम पहले इंस्ट्रक्शन को सॉल्व करते हैं, देन हम देखेंगे, चेक करेंगे हमारे फ्लैग्स का स्टेटस। ओके, सो सी फर्स्ट हमारे पास है मूव A CCH। तो क्या करेगा कि जो कॉपी द कंटेंट दैट इज CCH है हमारे पास कंटेंट, उसको एक्यूमुलेटर में कॉपी करेगा ये। तो A में जो क्या आ जाएगा हमारे पास CC। ओके, नेक्स्ट क्या करेगा ऐड एक्यूमुलेटर A9H। तो मतलब क्या करेगा एक्यूमुलेटर में जो कंटेंट है उसको A9 के साथ में ऐड करेगा। ओके, सो एंड देन हमारा जो रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर में सोल्व हो जाएगा। ओके, तो ये क्या होगा CC के साथ A9 को ऐड करेगा एंड देन जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो एक्यूमुलेटर में सेव हो जाएगा। ओके, सो ये इस दोनों जो भी इंस्ट्रक्शन सेट है इसका जो होल प्रोसेस होगा वो इस तरीके से होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एक्यूमुलेटर में जो एड्रेस है उसको एंड जो A9 है उसको ऐड करेंगे एंड देन जो एक्यूमुलेटर में जो रिजल्ट सेव होगा उससे हम हमारे जो फ्लैग्स हैं उनका स्टेटस चेक करेंगे। हम इनको बाइनरी में ऐड करेंगे। तो C को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बाइनरी में 1100। तो दो C हैं हमारे पास 1100। सो C को किस तरीके से हम 110 बाइनरी में लिख सकते हैं ये मैंने आपको अपनी वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ वो पहले वो जाके वीडियो देख लीजिएगा। ओके, देन हम 9 को 1001 लिख सकते हैं, A को हम 1010 लिख सकते हैं। ओके, एंड देन हम इसको सोल्व करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो 101 होगा तो कैरी हमारे पास 1 आ जाएगी। देन 1 एंड 110 एंड अगेन हमारे पास कैरी 1 आ जाएगी। तो ये जो रिजल्ट होगा हमारे पास, इतना रिजल्ट जो होगा वो पूरा एक्यूमुलेटर में सेव हो जाएगा हमारे पास। और एक्यूमुलेटर में ये किस तरीके से हो जाएगा, हम 4 बिट का इसमें लगाएंगे तो ये हमारे पास 75H जो होगा वो एक्यूमुलेटर में सेव हो जाएगा। ओके, सो सी अगर हम अब हमें अब के फ्लैग्स के स्टेटस को जानना है तो पहला फ्लैग हम कैरी के बारे में देखेंगे। तो कैरी अगर हमारे पास D7 बिट जो होगा उसमें अगर हमारे पास कैरी जनरेट हो रही है तो इसका मतलब हमारा कैरी जो है 1 सेट होगा, अदरवाइज 0 सेट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सिलरी कैरी। सो ऑक्सिलरी कैरी में हम देखने के लिए तो हम कैसे देखेंगे, तो दिस इज द लोअर निबल एंड दिस इज द अपर निबल। ओके, सो अगर हमारे पास लोअर निबल से अपर निबल में जाने के लिए हमारे पास कैरी आ रही है तो ऑक्सिलरी कैरी 1 सेट होगी, अदरवाइज 0। तो लोअर निबल से अपर निबल में जा रहे हैं तो 1 कैरी सेट हो रही है तो 1 हो जाएगा। एक तरीका ये भी है कि अगर D3 से D4 बिट में जाते वक्त हमारे पास कैरी आ रही है तो 1, अदरवाइज 0। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पैरिटी है। सो पैरिटी को देखने के लिए अगर हमारे जो एक्यूमुलेटर में जो रिजल्ट सेव हो रहा है तो उसमें हम देखेंगे नंबर ऑफ वंस अगर ओड हैं तो हमारे पास पैरिटी 1 सेट होगा, अदरवाइज 0 सेट होगा। ओके, सो एक्यूमुलेटर में चेक करेंगे तो नंबर ऑफ वंस हमारे पास कितने हैं 5, 3
एंड 2। ओके, सो 5 है तो नंबर ऑफ वंस ऑड है, तो मतलब पैरिटी में 1 सेट होगा, अदरवाइज 0 होगा। तो यहाँ पे हम अगर ऑप्शन चेक करें तो हमारे तीनों फ्लैग्स हैं वो 1 सेट हो रहे हैं, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर हेयर। ओके, next question is, in scaling bridge the dissipation factor of a series RC circuit is। so हमसे क्या बोला गया है कि जो स्केलिंग ब्रिज है उसमें जो डिसिपेशन फैक्टर होगा सीरीज आरसी सर्किट का वो टेंजेंट होता है फेज एंगल को। तो हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और स्केलिंग ब्रिज जो है वो हम कैपेसिटेंस को मेजर करने में यूज में लेते हैं। ओके, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, next question is, in 8051 program status word is 8-bit flag register having following status flag bits. First is auxiliary carry, second is RS1, third is carry and fourth is overflow flag. So arrange these in ascending order of bit position in PSW register. So see, अगर हम 8051 में प्रोग्राम स्टेटस वर्ड की बात करेंगे तो ये होल एक फ्लैग रजिस्टर होता है जो कि 8 बिट का होता है। ओके, सो मैं यहाँ पे जो है वो फ्लैग जो रजिस्टर है वो मैं आपको बना के बता रही हूँ, दैट इज़ 8 बिट का एक फ्लैग रजिस्टर होता है यहाँ पे। ओके, सो 0 1 मैं यहाँ पे ऊपर बिट्स लिख रही हूँ, 2 3 4 5 6 एंड 7, 0 से 7 8 बिट हो गया है यहाँ पे हमारे पास। ओके, देन हमारे पास 7 पे कैरी बिट आएगी, ऑक्सिलरी कैरी आएगी एंड RS1 4 बिट पे आएगी, RS0। ओके, एंड सेकेंड पे ओवरफ्लो आएगा एंड देन EX0 और यहाँ पे हमारे पास F0 आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास 8 बिट होंगे। ओके, सो जिसमें क्या होगा कि हमारे पास 6 बिट्स जो है वो यूज्ड होंगे एंड बाकी 2 बिट्स जो हैं वो अनयूज्ड होंगे, जिसको हम यूजर डिफाइनेबल फ्लैग्स बोलेंगे। ओके, जो 4 फ्लैग्स होंगे वो कंडीशनल होंगे। कंडीशनल कौन कौन से होंगे, कैरी, ऑक्सिलरी कैरी, पैरिटी एंड ओवरफ्लो फ्लैग। ओके, सो अगर हमें यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पे जो कैरी और ऑक्सिलरी कैरी जो है वो आपके सारे जो है वो स्टेटस फ्लैग है एंड देन RS1 RS0 जो है वो एक रजिस्टर बैंक स्टेटस है जो क्या करता है कि बैंक रजिस्टर को चेंज करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। ओके, देन हमारे पास हमें बिट नंबर पे पता लग गया तो हम इसको बिट के पोजीशन के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में इसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो असेंडिंग ऑर्डर क्या मतलब क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे कम वाला सबसे पहले एंड सबसे ज़्यादा वाला सबसे बाद में। ओके, सो हमारे पास जो सबसे कम वाला कौन सा हो जाएगा, दैट इज़ ओवरफ्लो फ्लैग। देन हमारे पास आएगा RS1, देन हमारे पास आएगा ऑक्सिलरी कैरी एंड देन हमारे पास आएगा कैरी। ओके, सो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, DBAC, दैट इज़ DBAC। अगर हम ऑप्शन में चेक करेंगे दैट इज़ ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर हेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन BJT द कलेक्टर करंट इज। तो 4 ऑप्शंस हमें गिवन है यहाँ पे एंड हमसे पूछा गया है कि BJT में जो कलेक्टर करंट है वो क्या होगी। सो हमें पता है कि एक्टिव रीजन में कलेक्टर करंट जो होगी वो क्या होती है, IC इज इक्वल टू बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा ICBO। सो ICBO यहाँ पे क्या है, आपके पास रिवर्स सैचुरेशन करंट होती है। ओके, सो अब बीटा IB अगर हम अप्रोक्सीमेशन में देखें तो ये जो टर्म है हमारे पास कैंसिल हो जाती है एंड हमारे पास जो IC है वो बीटा IB हो जाती है। ओके, पर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको इरेज नहीं करेंगे। ओके, सो सी हमें यहाँ पे कलेक्टर करंट पूछा है तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन होती है कलेक्टर करंट की, तो हम क्या करेंगे ऑप्शन से चेक करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है बीटा अपॉन अल्फा ICO प्लस बीटा IB। सो ICO और ICBO इक्वल होते हैं तो हम ICBO को ICO के इक्वल लेके देखेंगे। अल्फा जो है उसकी वैल्यू हमारे पास होती है बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। सो ये जो है ये भी आपको याद होना चाहिए। ओके, देन हम इसमें पुट करेंगे अगर इस अल्फा की वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगी बीटा अपॉन में अल्फा की बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा जो कि अपर में आ जाएगा 1 प्लस बीटा ICO प्लस बीटा IB। ओके, सो यहाँ पे से बीटा कैंसिल हो जाएगी एंड ये जो इक्वेशन है वो बिल्कुल मैच कर रही है हमारे कलेक्टर करंट से। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन दैट इज फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन 8086 माइक्रोप्रोसेसर if DS is equal to 1100H, BX is equal to 0200H and SI is equal to 05
0500H. Okay, so the address accessed by move ch bx plus si is, so हमें इफेक्टिव एड्रेस पूछा है इसमें. सो इफेक्टिव एड्रेस जो होता है उसका फॉर्मूला आपके पास होता है. इस फॉर्मूले को आप याद रखिए, आपसे कई बार इसके बारे में न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, पूछे गए भी हैं. तो इसका इफेक्टिव एड्रेस का फॉर्मूला आपके पास होता है डेटा सेगमेंट इनटू में 10H प्लस में हमारा ऑफसेट जो होगा. ओके, सो ऑफसेट हमारे पास यहाँ पे क्या है, ऑफसेट जो है हमारे पास दे रखा है bx प्लस si से. ओके, सो bx हमारे पास कितना दे रखा है यहाँ पे 0200 एंड SI हमारे पास जो है यहाँ पे जो है वो 0500 है. ओके, सो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 0500 जो है वो SI है. देन हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 0700. अगेन हमारे पास DS जो है वो 1100 है, इसको 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1100 यानी 11,000 आ जाएगा. प्लस ऑफसेट हमारे पास 0700 आ गया, 0700 एंड देन हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 11,700H आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हेयर. तो आपको क्या करना है, इफेक्टिव एड्रेस जो है उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है. तो मैं एक बार फिर से अलग से आपको उसका फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ ताकि आपको याद रहे. दैट इज इफेक्टिव एड्रेस का फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज DS, दैट इज डेटा सेगमेंट इंटू 10H प्लस में ऑफसेट. तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. ओके, तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर हेयर. और यहाँ पे जो ऑफसेट होगा वो आपके पास जो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी होगी वो आपके ऑफसेट के इक्वल होगा, दैट इज bx प्लस si इस क्वेश्चन में होगा. ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर 8051 माइक्रो कंट्रोलर. सो कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर की हैं, हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. ओके, सो फर्स्ट इज RAM, दैट इज रैम लोकेशन 20H to 2FH are set aside for bit addressable read or write memory. Yeah, this is true. जो रैम लोकेशन है वो 20 to 2FH 2FH are set aside for bit addressable read and write memory. ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है. नेक्स्ट इज बिट्स P3.4 पोर्ट 3.4 एंड पोर्ट 3.5 आर यूज टू प्रोवाइड द राइट एंड रीड सिग्नल्स ऑफ द एक्सटर्नल मेमोरीज. नो, दिस इज रॉन्ग. ये सब जो है वो पिन लोकेशन जो पिन है आपका 8051 उसके बारे में उससे आपसे पूछी गई हैं स्टेटमेंट्स. ओके, नेक्स्ट इज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इज अलाउड फॉर पुशिंग ऑन टू द स्टैक. या दिस इज ट्रू. नेक्स्ट इज TD and RD pins are TTL compatible and therefore don't require line driver to make these RS-232 compatible. No, this is not true. So आपकी A and C जो है वो करेक्ट हो जाएगी, तो ऑप्शन थर्ड जो है वो आपके पास करेक्ट हो जाएगा. ओके, next is match list 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below the list. So list 1 हमें list 2 में given है, तो list 1 में हमें वोल्टेज सीरीज, वोल्टेज शंट, करंट सीरीज, करंट शंट गिवन है. एंड लिस्ट 2 में वोल्टेज एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर, ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर एंड ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर हमें गिवन है. तो हमें इसको मैच करना है. तो सी, अगर हम फर्स्ट की बात करें वोल्टेज सीरीज की, तो वोल्टेज जो है यहाँ पे आपको पता है कि फर्स्ट जो होता है वो आउटपुट में होता है एंड सेकंड जो है वो इनपुट में होता है. ओके, सो वोल्टेज जो है वो यहाँ पे आपका आउटपुट में है, दैट इज सैम्पलिंग में है. एंड सीरीज जो है वो आपकी इनपुट में मिक्सिंग की गई है, दैट इज करंट मिक्सिंग. अगर सीरीज है तो करंट मिक्सिंग, शंट है तो वोल्टेज मिक्सिंग. ओके, सो वोल्टेज सीरीज है तो वोल्टेज सीरीज जो है वोल्टेज एम्पलीफायर होगा. वोल्टेज शंट है तो मतलब क्या होगा, वोल्टेज आउटपुट में है, शंट जो है वो मिक्सिंग में, दैट इज वोल्टेज वोल्टेज होगा. देन वोल्टेज शंट जो होगा वो आपके पास ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर बनाएगा. करंट सीरीज है वो आपके पास ट्रांस कंडक्टेंस बनाएगा. एंड करंट शंट जो है वो आपके पास करंट एम्पलीफायर बनाएगा. ओके, सो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1432, दैट इज ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर हेयर. ओके, next question is important elements of sampling circuit of sampling oscilloscope are given below. First is voltage comparator, second is blocking oscillator, third is staircase generator and fourth is ramp generator. So the correct sequence of the above elements in the sampling circuit in the given direction from trigger input to horizontal signal is. So हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो सैम्पलिंग सर्किट के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है सैम्पलिंग ऑस्किलोस्कोप, वो हमें एक गिवन है हमारे पास, तो उनका करेक्ट सीक्वेंस बताना है हमें सैम्पलिंग सर्किट्स में फ्रॉम ट्रिगर इनपुट टू हॉरिजॉन्टल सिग्नल. ओके, सो जो वोल्टेज कंपैरेटर का जो इनपुट होता है हमारे पास वो होते हैं स्टेयरकेस जनरेटर एंड
रैम्प जनरेटर। सो ये दोनों जो होते हैं वो वोल्टेज कंपैरेटर के इनपुट में कनेक्टेड होते हैं। मतलब क्या होगा कि वोल्टेज कंपैरेटर से पहले स्टेयरकेस एंड रैम्प जनरेटर आएंगे, ओके, बाद में वोल्टेज कंपैरेटर आएगा। तो मतलब क्या होगा, सी एंड डी पहले आएगा ए से, ओके। सो अगर हम ऑप्शंस चेक करेंगे यहाँ पे, तो सी एंड डी ए से पहले नहीं आ रहा, तो फर्स्ट गलत हो जाएगा। यहाँ पे सी एंड डी पहले आ रहा है, तो ये सही हो सकता है। यहाँ पे सी एंड डी पहले नहीं आ रहा है, तो थर्ड गलत हो गया। अगेन हम देख रहे हैं तो सी दोनों, मतलब डी पहले आ रहा है बट सी पहले नहीं आ रहा, तो ये भी गलत हो गया, दोनों ही पहले आने चाहिए। तो सेकंड, हम इस तरीके से हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो कई बार आपको इस तरीके से भी मैच करना पड़ता है। अगर आपको होल आंसर नहीं पता हो, हाफ आंसर अगर आपको पता है, तो भी आप अपने जो एग्जाम में है करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं, ओके। सो सेकेंड आंसर इज द करेक्ट आंसर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, for the system Cs upon Rs is equal to 16 upon s square plus 8s plus 16। तो हमें यहाँ पे हमें एक ट्रांसफर फंक्शन गिवन है और हमें सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन गिवन है यहाँ पे, एंड हमें नेचर बताना है टाइम रिस्पॉन्स का। तो हमारे पास जो नेचर है वो क्या होगा, ओवर डैम्प्ड होगा, अंडर डैम्प्ड होगा, क्रिटिकल डैम्प्ड होगा या फिर स्टेडी होगा। तो हम कैसे बताएंगे, हमारे पास सेकेंड ऑर्डर जो ट्रांसफर फंक्शन होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ओमेगा एन स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस 16, ओके। सो ये जो द स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो ओमेगा एन यहाँ पे क्या होगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी, एंड जीटा जो होगा वो आपके पास डैम्पिंग रेशो हो जाएगा। तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 16 है, तो ओमेगा एन की वैल्यू 4 रेडियन सेकेंड आ जाएगी हमारे पास, 4 रेडियन पर सेकेंड, ओके। सो अगेन अगर हम देखेंगे 2 जीटा ओमेगा एन को कंपेयर करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास आएगा 2 जीटा ओमेगा एन इजिकल टू 8। ओमेगा एन हमारे पास 4 है, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो जीटा जो हो जाएगी हमारे पास 1 वैल्यू आ जाएगी, ओके। सो अगर हम इसको चेक करना है तो हम इसको कैसे चेक करेंगे, हम इसको चेक करेंगे, अगर हमारे पास जीटा जो है वो 0 है तो हमारा जो सिस्टम है वो अनडैम्प्ड होगा, ओके। तो ये इनको याद रखिएगा, ये आपसे कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं। अगर 0 से 1 होगा जीटा तो अंडर डैम्प्ड होगा सिस्टम, अगर हमारा जीटा 1 होगा तो क्रिटिकली डैम्प्ड होगा, ओके। अगर हमारा जीटा 1 से ग्रेटर होगा तो मतलब ओवर डैम्प्ड होगा, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ओके। अगर हमारा इस क्वेश्चन में जीटा 1 है तो मतलब हमारी जो वैल्यू होगी वो क्रिटिकल डैम्प्ड हो जाएगी, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सोल्व द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू, हमें एक एक्सप्रेशन यहाँ पे गिवन है एंड इस एक्सप्रेशन को हमें सोल्व करना है ना, करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है। तो हम इसको सोल्व करेंगे। सो सी हमारे पास जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है, तो सी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट ब्रैकेट खोलेंगे एंड ए को मल्टीप्लाई करें, सिर्फ ए को हम फर्स्ट वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इंटू ए बार जो होता है वो 0 होता है। आपका जो थ्योरम्स है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में करवाई हैं, तो ए इंटू ए बार 0 हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे बच गया ए सी, ओके। एंड देन ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं वो एज इट इज आ जाएंगे, दैट इज ए बार बी प्लस सी, ए बार बी सी प्लस सी बार, ओके। अगेन हम सिर्फ इसको इसके साथ करेंगे तो ए बार जो होगा वो 0 हो जाएगा और हमारे पास टर्म आ जाएगी ए सी, ए बार बी सी प्लस सी बार। अगेन हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू ए बार 0 हो जाएगा एंड सी इंटू सी बार जो 0 हो जाएगा, तो होल टर्म इज द 0, सो होल रिजल्ट इज द 0, देन वाई की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर हेयर। Next question is, for a periodic signal ft satisfying Dirichlet conditions, then the Fourier series consists of, first is sine and cosine terms, second is DC sine and cosine terms, third is DC and cosine terms, fourth is only sine terms. So see यहाँ पे क्या होगा कि हमसे क्या बोला है कि अगर हम एक पीरियोडिक सिग्नल एफ है वो डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो फोरियर सीरीज जो होगा उसमें कौन कौन से टर्म होंगी, तो वो डीसी साइन एंड कोसाइन टर्म तीनों टर्म्स इसमें अवेलेबल होंगी, दैट इज ऑप्शन बी, ओके। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हेयर। तो डिरिचलेट कंडीशन जो है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक ब्रीफ में मैंने आपको बताया है, ओके। तो आप अगर वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आप वीडियोज़ को देख लीजिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए PROM कैन बी मेड यूजिंग, first is a fixed AND array and a programmable OR array, second is a programmable AND array and fixed OR array, third is a programmable AND array and programmable OR array, fourth is a fixed AND array and fixed OR array.
सो सी अगर हमें पीरोम को बताना है कि किस तरीके से बनता है, तो ये जो होता है फिक्स्ड एंड एरे एंड प्रोग्रामेबल और एरे से बनता है, तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा इसका। एंड जो प्रोग्रामेबल एंड एरे एंड फिक्स्ड और एरे से वो बनता है PAL, एंड दोनों ही प्रोग्रामेबल होंगे, वो हो जाएंगे PLA। ओके, तो मैं एक याद करने की ट्रिक बता रही हूँ आपको। PROM है यहाँ पे, तो मतलब PRO मतलब प्रोग्रामेबल, O मतलब और, तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रोग्रामेबल और होगा एंड फिक्स्ड होगा। ओके, नेक्स्ट है PAL, तो P मतलब प्रोग्रामेबल, मतलब A मतलब एंड, तो प्रोग्रामेबल एंड जो होगा वो PAL में होगा। PLA है तो इन दोनों जो प्रोग्रामेबल ही एंड होगा और प्रोग्रामेबल ही और होगा। ओके, तो ये आपकी याद करने की ट्रिक है। ओके, तो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर हेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज SCR DI/dt प्रोटेक्शन इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। सो हमसे ये पूछा गया है कि SCR में जो DI/dt प्रोटेक्शन हम किस तरीके से करते हैं। तो फर्स्ट इज स्नबर सर्किट एंड पैरेलल टू SCR, second is trigger circuit at gate terminal, third is by using commutation circuit, and fourth is connecting inductance in series to SCR। so यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। DI/dt प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, एक इंडक्टर को इसके SCR के सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो SCR जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी जो प्रोटेक्शन जो आपकी टेक्निक्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दो टाइप की होती है, DV/dt दैट इज ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, एंड एक होती है DI/dt दैट इज ओवर करंट प्रोटेक्शन। ओके, DV/dt में हम क्या करते हैं, स्नबर सर्किट को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं SCR के, एंड DI/dt में हम क्या करते हैं, एक इंडक्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं SCR के। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा दैट इज 4। ओके, नेक्स्ट इज लिस्ट ऑफ डिफरेंट ट्रांसड्यूसर्स आर गिवन, आइडेंटिफाई पैसिव ट्रांसड्यूसर। तो हम पैसिव ट्रांसड्यूसर से बताने हैं कि कौन कौन से ट्रांसड्यूसर पैसिव होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास फर्स्ट है हॉट वायर मीटर, सेकंड इज आयनाइजेशन चैम्बर, थर्ड इज मैग्नेटोस्ट्रिक्शन गेज, एंड फोर्थ इज फोटोकंडक्टिव सेल। सो पैसिव ट्रांसड्यूसर्स आपके कौन से होते हैं, जिसको अपनी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, सो फर्स्ट है आपके पास हॉट वायर मीटर। सो हॉट वायर मीटर जो है उसको हम पिरानी गेज भी बोलते हैं, तो ये जो है वो एक पैसिव ट्रांसड्यूसर है, एंड फोटोकंडक्टिव सेल जो है वो भी एक पैसिव ट्रांसड्यूसर है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन A एंड D, दैट इज फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। सो हॉट वायर मीटर जो है उसको हम पिरानी गेज भी बोलते हैं, इसको हम गैस फ्लो और गैस प्रेशर मेजर करने के लिए यूज़ में लेते हैं, एंड फोटोकंडक्टिव सेल है उसको हम फोटो सेंसिटिव रिले मेजर करने के लिए यूज़ में लेते हैं। सो सी अगर ट्रांसड्यूसर जो टॉपिक है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको अगर आपने उसको नहीं कवर करा है तो आप उसको कवर कर लीजिए। मैंने जो आपको रिविजन कोर्स की वीडियो करी थी, इसमें जो आपका लास्ट यूनिट है उसमें मैंने आपको सारे जितने भी ट्रांसड्यूसर आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको सारे ट्रांसड्यूसर कवर करवाए हैं, और उनका जो ऑपरेशन है वो क्या मेजर करते हैं और वो भी मैंने आपको उसमें मेंशन किया है। तो आप अगर आप अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देख लीजिए, आपके जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। ओके, सो दैट्स इट, थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।